ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। हाँ, जवाब नहीं दिया भाई। 27 Feb इज द एग्जाम डेट है ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट फॉर 2023 एंड टुडे इज 11 जनवरी। सो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 46। एंड टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा ओवरऑल? 500। 500 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डेज लेफ्ट करना, अंदाजन निकालना। चलो इसको 46 को लेट से 50 मान लें, है ना। अंदाजा निकाला ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो इट इज लाइक, दूरदर्शन है ये। 1 सेकेंड। ओके, सो इट इज लाइक 10। ऊपर क्या थे? मार्क्स। ऊपर क्या थे? मार्क्स। और नीचे क्या थे? डेज। ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाई 50 लगभग 10 मार्क्स पर डे, राइट। यानी कि आप हर दिन जो मेहनत करोगे उसमें एवरेज आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो अगर आप 3 दिन सकरात मनाओगे तो आप सोच लो, आपको 30 मार्क्स तो आपके गए। नहीं, फिर भी जाएंगे, फिर भी जाएंगे, देख लेना। अब आप अगर एक साल की सकरात और 30 मार्क्स में से अगर आप एक साल की सकरात को चुनते हो और 30 मार्क्स को आप यूं ही कि ठीक है चले जाएं, तो योर योर विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सकरात के बाद फिर और कोई त्योहार आ जाएगा, हाँ, फिर किसी का बर्थडे आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये काउंटडाउन स्टार्ट कर दो बेटा, 46 डेज, है ना। हर दिन एक -1 होता जाएगा इसमें से, है ना। तो जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इधर उधर की बातों में, अभी तो आपके लिए एक एक सेकंड कीमती है, समझ गए। और ये सारी एक्टिविटीज हम बाद में भी कर सकते हैं, करते ही है ना। फिर 10th की सारी बड़स जो बच्चे हैं वो 11th में निकालते हैं, पढ़ते ही नहीं है, ये काम करते हैं। तो कर लेना तुम भी। वो फिर तुम्हारी चॉइस है, अगर आप 11th में पढ़ो तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मत पढ़ो, वो आपकी चॉइस है। मतलब एटलीस्ट टेक योर 10th बोर्ड सीरियस, बिकॉज ये वन टाइम ठप्पा है, वन टाइम ठप्पा जो आपके करियर पे लगता है। जब बुढ़े हो जाओगे, खुद के बच्चे हो जाएंगे ना, वो भी आपसे यही पूछेंगे कि पापा आपके है ना 10th बोर्ड में कितनी बनी थी। वो भी आपसे यही पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि 9th में कितनी बनी थी कि 11th में कितनी बनी थी, चाहे कि आप 8th में मेरिट में आए थे कि नहीं आए थे, कि 7th में आप स्कूल में टॉप किया था कि नहीं किया था। ही और शी विल ओनली आस्क आपकी 10th बोर्ड में कितनी बनी थी, और उसको बनाने के ये 46 डेज हैं। सो नाउ यू डिसाइड, इट्स अप टू यू हाउ यू कैन यूटिलाइज। आपको तो इस 46 डेज की पूजा करनी चाहिए, दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए। जो हम बाहर बैठकर और ये फोन चलाते हैं, 10 मिनट अभी सर लेटे हैं तो बातें कर लेते हैं, जबकि अंदर गेट खुला हुआ है, अंदर चल के कुछ भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? या अभी भी नहीं समझ आ रहा? अभी भी नहीं समझ आ रहा तो फिर तरस आएगा फिर मुझे आप लोगों पे, आप लोगों की सोच पे। ठीक है। एनीवेज, सो द नेक्स्ट चैप्टर इन अवर रिवीजन सेशन इज arithmetic प्रोग्रेशन। arithmetic प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। तो जैसे हमने बाकी के 3 चैप्टर्स किए अभी तक, 2, 3, 4, उसको भी उसी स्पीड में लेना है। वी विल नॉट गो इन द फुल डिटेल, वी विल गो इन द डिटेल बट नॉट इन द फुल डिटेल। मतलब स्पीडली करेंगे, जो भी करेंगे स्पीडली करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? छोड़ो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? जस्ट टेल मी, प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? क्या? अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस। वैसे हिंदी में प्रोग्रेशन को पता है क्या कहते हैं? किसी को पता है? मैं हमेशा कहता हूं बेटा, आपको हमेशा कहता हूं कि मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, चैप्टर का नाम का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड ढूंढा करो, मतलब गूगल किया करो, है ना। तो उससे है ना चैप्टर क्या है क्या नहीं है एक ओवरव्यू मिलता है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना कि हम इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी वर्ड क्यों नहीं ढूंढे। उल्टा पता होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हो तो उल्टा आपको हर वर्ड का आपके वोकैब इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो डू यू नो व्हाट डज प्रोग्रेशन मीन इन हिंदी? एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या है प्रोग्रेशन का? लगातार चलना। नो, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, आई वांट द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड ना। जुलूस। प्रोग्रेशन मीन्स जुलूस।
लाइक जुलूस निकलता है, रैली निकलती है, समझ गए? तो अब इससे रिलेट करो टॉपिक को। जुलूस में लोग बाग बिल्कुल सीक्वेंस में चलते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं। भाई होता तो वैसा ही है, वो चलते नहीं हो, इनकी इच्छा है। भाई वो जुलूस किन लोगों का है उस पर डिपेंड करेगा ना। भाई सभ्य लोगों का है कि असभ्य लोगों का है, ये ना कोई पॉलिटिकल रैली है तो उसमें तो फिर इधर उधर गिरते पड़ते निकलते हैं। मान लो स्कूल का कोई जुलूस है या स्कूल के रैली है कोई बच्चों की, वो मान लो क्लीनलीनेस ड्राइव है, कोई साफ सफाई अभियान के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल पंक्तिबद्ध होके चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, सो प्रोग्रेशन मीन्स एनीथिंग विच इज इन सीक्वेंस, एनीथिंग विच इज इन सीक्वेंस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेशन जो प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस मतलब आगे चलना, प्रोग्रेस मतलब कहते हैं इसने प्रोग्रेस कर ली यानी ये आगे चल गया। प्रोग्रेस मतलब आगे चलना, प्रोग्रेशन मतलब आगे चलना, दैट मीन्स चलो। इज दिस क्लियर? सो अब इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक का मतलब ये होता है विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वली, इक्वली, जो बराबर ही बढ़े और बराबर ही कम हो। समझ गए? जो बराबर ही बढ़े या फिर बराबर ही कम हो। ठीक है ना? अब ये किस टाइप का प्रोग्रेशन होगा सर, ये किस टाइप का जुलूस होगा? ये इस टाइप का जुलूस होगा जिसमें उस जुलूस में जो लोग शामिल होंगे वो लोग नहीं होंगे, वो नंबर्स होंगे। वो क्या होंगे? नंबर्स होंगे। लेट्स से एक जुलूस निकालते हैं, नंबर होगा 1 4 7 10 13 एंड 16 19 एंड सो इट इज ए प्रोग्रेशन। और आप देखो ये बराबर बराबर क्वांटिटी में बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? +3 +3 +3 +3 +3 एंड +3, राइट? ठीक है ना? अब आप कहोगे कि सर ऐसा जुलूस भी होता है कि जो बराबर ना बढ़े। बिल्कुल होता है, अभी आपके कोर्स में नहीं है, एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको फील मिल जाए कि हाँ ऐसा भी होता है। लाइक मैंने कह दिया, हाँ जीपी भी होते हैं, जीपी के अलावा भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि जीपी। चलो जीपी की बात करते हैं फिर। अगर आपने किसी ने कहा जीपी, नेक्स्ट ईयर आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेट्स से 1 2 4 8 16 32 64, क्या हो रहा है? अगर आप गैप देखो तो गैप कितने का है? 1 का गैप है। फिर गैप कितने का है? 2 का गैप है। फिर गैप कितने का है? 4 का गैप है। फिर गैप कितने का? 8 का गैप है। फिर गैप कितने का? 16 एंड देन 32। तो यू कैन सी जो ये गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है। सो इट इज एक्चुअली ये जीपी, आप नेक्स्ट ईयर डिटेल में सीखोगे। एक्चुअली ये *2 * 2 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? *2 *2, 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64 एंड सो ऑन। तो इस प्रोग्रेशन को कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो अभी हाल फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं, बट आपको नॉलेज वाइज एटलीस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जीपी मतलब जिसमें नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके मिले और सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके मिले। ठीक है? और एपी मींस एक ऐसा जुलूस, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म, अच्छा हर एक नंबर को क्या कहेंगे? टर्म। क्या कहेंगे? TERM, टर्म। हर एक नंबर क्या है यहाँ पे? टर्म है, विच इन हिंदी मीन्स पद। ठीक है ना? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पद। अगला पद, पिछला पद। ठीक है? नेक्स्ट टर्म, प्रीसीडिंग टर्म। तो हर एक टर्म पिछले टर्म में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करके मिल रहा है। जैसे कांस्टेंट मतलब फिक्स, जैसे +3 फिक्स हो गया ना, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करके मिल रहा है। हर एक टर्म पिछले टर्म में एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करके मिल रहा है। आप कहोगे सर माइनस करके भी तो मिल सकता है। तो देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को एक ही डेफिनेशन में बोला जा सकता है। कैसे? लेट अस से अगर ये माइनस करके मिल रहे होते, मान लो ऐसा होता कुछ 100, देन मान लो 96, देन मान लो 92, देन मान लो 88, देन मान लो 86। अब आप कहोगे सर हर एक टर्म पिछले टर्म में कुछ माइनस करके मिल रहा है। क्या कहोगे आप? हर एक टर्म पिछले टर्म में कुछ माइनस करके मिल रहा है। मैं कहूंगा नहीं, अभी भी ऐड करके मिल रहा है। क्या ऐड करके मिल रहा है? -4 ऐड करके मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? -4 ऐड करके मिल रहा है। तो आप डेफिनेशन में एक ही चीज याद रख सकते हो कि हर एक टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके मिलता है। फिर जो वो ऐड कर रहे हो नंबर, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जो नंबर आप ऐड कर रहे हो वो नंबर क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे जो नंबर ऐड कर रहे हो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो नंबर ऐड कर रहे हो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो नंबर ऐड कर रहे हैं हम वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है? और ये जो कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हैं या प्रैक्टिकली कहें सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? बोलो। कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इन दोनों का अंतर, मतलब दो लगातार टर्म्स का अंतर। और कॉमन इसलिए क्योंकि ये फिक्स्ड है।
ये फिक्स्ड है, जैसे 3 है तो 3 चलेगा पूरे जुलूस में, 7 है तो पूरे जुलूस में 7 ही चलेगा, -4 है तो -4 ही चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसके आगे कॉमन वर्ड लगा दिया जाता है। जीपी में इसको डिफरेंस ना बोल के रेशियो बोला जाता है, कॉमन रेशियो, ठीक है ना। जीपी में इसी कॉमन डिफरेंस को क्या नाम से बोला जाता है, कॉमन रेशियो, क्योंकि ये रेशियो है, इंटू 2 करना है यानी रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए चलो अभी इसकी बात ही नहीं करेंगे, अब अपन जीपी की एपी की बात करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस समझ में आया। टर्म का मतलब उस एपी के अंदर रहने वाले वो नंबर्स जो उसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है सभी को, ओके। नाउ व्हाट, चलो तो डेफिनेशन वाइज अगर ये चैप्टर ये हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या कहती है उसको रीड कर लेते हैं, जस्ट रीड इट। किसी को कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर नोट करना है तो बाद में मुझसे ले लेना नोट्स, बिकॉज अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और सिंपली हम उसको एपी भी बोलते हैं ना, इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। व्हाट इज इट? इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट है, लिस्ट, मैंने कहा कोई लिस्ट लिखो तो लिस्ट आप ऐसे ही तो लिखोगे, और लिस्ट में अगर आपको नंबर्स की लिस्ट लिखनी है, जैसे मैंने कहा कि है ना फ्रूट्स, एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर फ्रूट नेम हो, तो आप जैसे आपने लिखा एप्पल, तो एप्पल के आगे आप अगला जो फ्रूट लिखोगे उसके आगे कॉमा लगाओगे, लगाओगे ना, एप्पल कॉमा ऑरेंज कॉमा, इस तरीके से चलोगे बनाना, ठीक है ना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जब लिस्ट ऑफ नंबर्स लगाते हैं तो हर एक टर्म दूसरे टर्म से कॉमा से सेपरेटेड होता है। किससे सेपरेटेड होता है? इफ वी आर नॉट यूजिंग द कॉमा देन वी आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेसिंग एन एपी। एपी एक्सप्रेस करने के लिए टर्म के बीच में कॉमा से सेपरेशन भी होना चाहिए, ओके फाइन, ठीक है। तो a list of numbers in which the next term is obtained by adding a fixed number to the preceding मतलब पिछला, ब्रैकेट में लिखा है प्रीवियस टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब ये क्या कह रहा है कि हर एक टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके मिलेगा। ये रूल सब पे लागू होगा, केवल पहली टर्म पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली टर्म के पिछला टर्म कोई है ही नहीं, तो पहली टर्म फिक्स होगी, पहली टर्म फिक्स होगी, और उसके बाद जो अगली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स निकालने का लॉजिक क्या रहेगा कि पिछली टर्म में कुछ फिक्स क्वांटिटी जोड़ो, फिर पिछली टर्म में कुछ फिक्स क्वांटिटी जोड़ो, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई ना भाई। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म क्यों लिखा है यहाँ पे? बैठो, और कोई आया 9th वाला? बैठो बैठो, नहीं जाऊं क्यों, बैठो बैठो बैठो। एक्सेप्ट द, लो आप स्टार्ट कर दो, यहाँ से ले लो पेपर। 3 मिनट ही तो है, 2 मिनट, इतनी जल्दी पढ़ लेती है, क्या खिलाते हो उसको? ओके, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, समझ गए? चलो आओ, समझ आ गए, यहां तक क्लियर है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर ईच टर्म जो है इज कॉल्ड ए term which in Hindi is represented by the word pad, okay, and it is denoted, always denoted by a small letter, it is always denoted by a small letter a। अब देखो किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कैपिटल लेटर ए या कैपिटल लेटर बी यूज करना पड़ेगा, तब की तब देखेंगे, वो एक रेयर या एक्सेप्शनल केस होगा, मजबूरी होगी। नहीं, अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो हम हमेशा स्मॉल लेटर ए से डिनोट कराएंगे। अब आप कहोगे सर नंबर्स तो इतने सारे हैं, सबको ए से कैसे डिनोट करा सकते हैं? मैंने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, ए के नीचे उसका सीक्वेंस लिखेंगे, मतलब कौन से नंबर का वो टर्म है, कौन से नंबर का। जैसे कि पहला टर्म कहलाएगा A1, दूसरा टर्म कहलाएगा A2, तीसरा टर्म कहलाएगा A3। यहाँ पे इसकी टेल में हम जो ये 1 2 3 लगा रहे हैं, इसको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, एस का मतलब ये नहीं है कि A×1 करना है या A×2 करना है, इसका मतलब ये नहीं है A×3 करना है। ये टेल में जो नंबर्स लगे हुए हैं, दे आर जस्ट गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि वो कौन सी टर्म है, यानी उसका वो सीक्वेंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सीक्वेंस। जैसे कोई आपके सामने कहता है A6, तो आपके माइंड में A6 सुनते ही आपके माइंड में समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा 6th टर्म की बात हो रही है। इस जुलूस के कौन से टर्म की बात हो रही है? 6ठे टर्म की बात हो रही है। मैंने कहा A7, तो 7वें टर्म की बात हो रही है, फाइन। अब ऐसे करते करते कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 ये जितने भी नंबर्स हैं, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं? क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं या नहीं है? बोलो, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं? तो इसका मतलब जो सीक्वेंस होगा किसी भी टर्म का, दैट हैज टू बी ए नेचुरल नंबर। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं A1.5, गलत, कहना ही गलत। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं A4.5, 4.5वीं टर्म कौन सी होगी? या तो चौथी टर्म होगी या 5वीं टर्म होगी, समझ गए ना। तो जो भी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखूंगा दैट हैज टू बी ए नेचुरल नंबर, तो इसलिए डॉट 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 लगा के मैंने क्या लिख दिया, AN मतलब इस सीक्वेंस की आखिरी टर्म, और वो भी एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में मुझे मिलेगा उसका सीक्वेंस भी। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है क्या? अच्छा जी, इसीलिए एक एपी के अंदर जनरली
ए एन को लास्ट टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लास्ट टर्म। क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितना, अगर हमको पता है, लेट्स से हमको पता है कि उस एपी में 10 टर्म्स हैं, तो फिर लास्ट टर्म A10 हो जाएगी। अगर मुझे पता है कि उस एपी में 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म A50 हो जाएगी। देखो, दो तरह की एपी अभी बताएंगे, एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता रहते हैं, 10 है कि 20 है कि 50 है। इनफाइनाइट में मुझे पता नहीं रहते, डॉट 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 लगा के छोड़ देता है, अनंत है। तो अगर मुझे पता नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म किससे डिनोट कराऊंगा? AN से। और अगर मुझे पता है तो पता है, तो जो पता है वही लास्ट टर्म हो जाएगी। जैसे 50 टर्म्स का पता है तो A50 50 लास्ट टर्म हो जाएगी। अगर मैंने कह दिया कि 2000 टर्म्स है उसमें, तो A2000 विल बी द लास्ट टर्म। समझ गए? और नहीं पता है तो, AN, क्योंकि कुछ भी हो एक नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा। कुछ भी हो एक नेचुरल नंबर तो आएगा। इज दिस क्लियर अप टू नाउ सबको? ठीक है, चलो अब आगे क्या कहता है। वेयर A1 डिनोट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, A2 डिनोट्स द सेकंड टर्म ऑफ द एपी, A3 डिनोट्स द थर्ड टर्म ऑफ द एपी, एंड सो ऑन अप टू AN which denotes the last term of the AP, n being a natural number, n being a natural। अच्छा, AN को फिर हम L से भी डिनोट करा देते हैं, L for last, L for last, भाई लास्ट टर्म और ये AN। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? भाई A1 A2 A3 A4 इसमें से अगर आपको डिनोट कराना है तो AN हमारी लास्ट टर्म होगी, AN हमारी लास्ट टर्म। और जनरली बात करें तो L हमारी लास्ट टर्म होगी, L फॉर लास्ट। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। टाइप्स ऑफ एपी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, या यूं कहूं नॉन है। नॉन मतलब मुझे पता है, ये गिवन है या पता लगाया जा सकता है, कुछ भी है इनमें से, तो वो क्या कहलाई जाएगी? फाइनाइट एपी कहलाई जाएगी। जैसे कि 1 4 7 10 13 स्टॉप हो गया ना मैं, कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 टर्म्स। जैसे 2 4 6, अब मैंने डॉट 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 लगा दिया, लेकिन फिर भी मैंने आखिरी में आखिरी टर्म फिक्स कर दी। तो अगर डॉट 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 लगने के बाद आखिरी टर्म फिक्स हो जाए तो भी वो फाइनाइट मानी जाएगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं है, बट आप पता लगा सकते हो। तो पता लगा सकते हो तो भी फाइनाइट एपी मानी जाएगी। जैसे कि 2 4 6 तो आपको पता है अंदर कौन कौन से टर्म्स रही होंगी, 8 10, बस तो पता लगा ली ना आपने 6 टर्म्स। ठीक है, डन। आ जाओ, A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN भी लिख दूं तो भी n टर्म्स है, मुझे पता है। यहाँ पे जो भी नंबर बैठा है उतनी टर्म्स है। मान लो यहाँ A10 बैठा है तो 10 टर्म्स है, यहाँ A20 बैठा है तो 20 टर्म्स है, तो पता है। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं ऑफ फाइनाइट एपी। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ इनफाइनाइट एपी। 1 4 7 10 13 और 3 डॉट का मतलब होता है इन्फिनिटी। 3 डॉट का मतलब ही इन्फिनिटी होता है। ओके, जहां पर भी आपको 3 डॉट दिखाई दे, टू बी कंटिन्यूड, है ना? वेब सीरीज देखते हैं हम, टू बी कंटिन्यूड। अब नेक्स्ट सीजन में देखना क्या हुआ तब। कटप्पा को ने कैसे मारा बाहुबली को, ये बाहुबली ने कैसे मारा कटप्पा, एनीथिंग। हाँ, बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे एग्जाम्पल है, मूवी वेब सीरीज सीरियल्स जो भी हैं, ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ से शीट लेते जाओ, चुपचाप बैठो, बिना शोर करे और शुरू हो जाओ। पेपर थोड़ा लेंदी है इसलिए अभी शुरू हो जाओ। इजी है लेकिन लेंदी है, इजी है लेकिन लेंदी है। मैं उनको मना करूं, तुम शोर करो। हेलो, हाँ जी, ओके, ठीक है। इनफाइनाइट एपी क्लियर है। 1 4 7 एंड 3 डॉट लग जाए तो दैट मीन्स व्हाट, कि इट रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइट एपी। चलते हैं आगे। अब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब दैट फिक्स्ड नंबर विच इज एडेड टू ईच प्रीसीडिंग टर्म, which is added to each preceding term in order to obtain the next term। हर पिछली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दिया जाता है ताकि अगली टर्म मिल जाए। उस फिक्स्ड नंबर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर d। ओके, इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी ए नेगेटिव नंबर, और इवन इट कैन ऑल्सो बी जीरो। मतलब कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। अब कॉमन डिफरेंस जीरो है, यानी जीरो ऐड कर रहे हैं ना, वही 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 सेम टर्म मिल रही है, उसको कहते हैं कांस्टेंट एपी। उसको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट एपी। उसकी सारी टर्म सेम है, टू 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 टू, क्योंकि जीरो जीरो ऐड हो रहा है तो 2 + 0 अगेन 2, फिर 2 + 0 फिर अगेन 2। समझ गए? ठीक है, चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ओके, नाउ अब किसी क्वेश्चन में अगर अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े, किसी क्वेश्चन में हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े, तो हम कॉमन डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला रेडी करते हैं। कैसे? देखो,
लेट्स से मैंने एक वही वाली सिंपल सी एपी लिखी 1 4 7 10 13 एंड 16 एंड लेट्स से सो ऑन, ठीक है। अब मैंने कहा कॉमन डिफरेंस निकालना, एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उससे पहले देखो हमको इस एपी से रिलेवेंट क्या क्या चीजें गिवन है। हमको A1 गिवन है, A2, A3, A4, A5 एंड क्लियर कट जो क्वेश्चन में गिवन है हमको 6 टर्म्स गिवन है, A6 तक गिवन है। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं A2 में से A1 को माइनस कर सकता हूं, बोलो कर सकता हूं, और मैं A3 में से A2 को भी माइनस कर सकता हूं, बोलते जाओ यस और नो, और A4 में से मैं A3 को भी माइनस कर सकता हूं, यस और नो, A4 माइनस A3, और A5 में से A4 को भी माइनस कर सकता हूं, ले लो ये पेपर आपका, ये A5 में से मैं A4 को भी माइनस कर, उधर बैठो ईशानी के बगल में, A5 में से मैं A4 को भी माइनस कर सकता हूं, और अगला एक ऑप्शन और कौन सा है, A6 में से मैं A5 को भी माइनस कर सकता हूं। तो ये सारे ऑप्शन है मेरे पास, टेल मी कॉमन डिफरेंस निकालने के। अच्छा जी, अब अगर इस क्वेश्चन में मैंने 6 टर्म्स दे रखी है तो कॉमन डिफरेंस 5 तरीके से निकल सकता है। कितने तरीके से निकल सकता है, और हर एक तरीके से आंसर सेम आएगा। आइदर वी विल अप्लाई 4 - 1 वी विल गेट 3, हियर आल्सो 7 - 4 वी विल गेट 3, तो हर एक से 3 आएगा, आंसर तो सेम आएगा, दैट इज फाइन। बट कितने तरीके हो गए निकालने के, 5 तरीके। क्यों, क्योंकि कितनी टर्म्स गिवन थी, 6 टर्म्स गिवन थी। कल को मैं 10 टर्म्स दे दूं तो 9 तरीके, ठीक है ना, एक तरीका कम मिल रहा है मुझे, है ना। अगर मैं कल को 50 टर्म्स दे दूं तो 49 आपके पास ऑप्शन है कॉमन डिफरेंस निकालने के, है कि नहीं है। कल को मैं 1000 टर्म्स दे दूं तो आपके पास 999 ऑप्शन है, तो फिर एक जनरल फॉर्मूला रेडी नहीं हो पाया। तो इन सारे फॉर्मूलों को अगर अपन ध्यान से देखें तो एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, देखो ध्यान से, ए फिर वापस ए फिर वापस ए। अब आप इनमें कनेक्शन ढूंढो 2 and 1, यानी अगला नंबर पिछले नंबर से एक कम, अगला नंबर पिछले नंबर से एक कम, अगला नंबर पिछले नंबर से एक कम, अगला पिछले से एक कम, अगला अगेन पिछले से एक कम। तो अगर ये नंबर n है तो अगला इससे एक कम n-1 हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब आप यहां पे n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म ले ली तो फर्स्ट टर्म से पिछली तो कोई टर्म ही नहीं है ना। n की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे n की वैल्यू आपने 2 ले ली तो 2 - 1 वो 1 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर आपने 3 ले ली तो 3 - 1 वो 2 हो जाएगा, A3 - A2 फॉर्मूला बन गया। n की वैल्यू सपोज करो मैंने 60 ले ली तो 60 - 1 क्या हो गया, वो 59, तो A60 - A59 फॉर्मूला बन गया। तो इन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ये वाला AN-1, ठीक है, AN, हाँ नहीं क्यों होगा, देखो हर एक टर्म में से पिछली टर्म ही तो घटाओगे ना, अगली टर्म तो कभी नहीं घटाओगे। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है ना, आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तरीका तो वही अपनाओगे ना, कि जो टर्म है उसमें से पिछली टर्म घटाना, समझ गए। देखो अगर मैं यहाँ पे n+1 लिख दूंगा, आप खुद सोचो गायत्री, अगर मैं यहाँ पे n+1 लिख दूं, क्या लिख दूं, n+1, तो ये तो इससे अगली टर्म हो गई, ये तो इससे अगली टर्म हो गई। लेट से n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं तो 3+1 क्या होता है 4, तो ये तो फिर 4, तो ये तो फिर A3 - A4 हो गया, यानी A3 में से अगली टर्म A4 घटा देंगे तो 7 - 10 -3 आ जाएगा, गलत आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, समझ गए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका वही रहेगा, चाहे से एपी इंक्रीजिंग हो, चाहे से एपी डिक्रीजिंग हो, चाहे से कांस्टेंट हो, हर टर्म में से उससे पिछली टर्म ही घटानी पड़ेगी। इज दिस क्लियर, ये ले लो यहां से पेपर, ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या सभी को। ओके, सो क्विकली कम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। जितना हमने सीखा है वो सफिशिएंट है पहली एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए, वो शुरू होते ही खत्म हो रही है, ऐसी एक्सरसाइज है। निकालो एक बार पेज नंबर 90 99, और ये एक्सरसाइज फटाफट देखकर, और एक जनरल फॉर्मूला भी मैं डिराइव करके आपको दूंगा, फिर सम कल देखेंगे। देखो 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, यहां से टेस्ट पेपर लो, जगह देख लो अपने हिसाब से कहीं भी।
सो 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको चार, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करो, है ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करो, जो जो हमने अभी रिसेंट पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस उसके परफेक्ट एग्जांपल्स है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे भी आते हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया आपको, रुको, इधर आओ, ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पढ़ो पहले, सुनो ध्यान से, क्या कहता है, एनी एपी कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन इट्स जनरल फॉर्म एज फॉलोज। कोई भी दुनिया की एपी है वो जनरल फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, जनरल फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी। अब एपी तो अपनी टर्म्स के फॉर्म में लिखी जाती है, भाई ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें केवल दो ही चीजों का जिक्र होता है, एक ए और एक डी, एक ए और एक डी, यानी कि एक एपी के जब किसी भी टर्म को ए और डी में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो उसकी जनरल फॉर्म कहलाती है, उस टर्म की भी जनरल फॉर्म कहलाती है, लेट्स से अगर वो एपी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एपी भी कहलाती है कि ये अपनी जनरल फॉर्म में है। इज दिस क्लियर? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म करीब करीब एक ही है ना, एक ही बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें या जनरल फॉर्म कह लें। अभी अपन जनरल टर्म पे बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 पे, वो थोड़ी सी मतलब है तो सेम ही चीज, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्लियर है। अभी एपी को एक्सप्रेस करना है मुझे, है ना, तो मैं पहले ऐसे एक्सप्रेस कर रहा था, कैसे, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ऐसे एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन अब इसमें ए और डी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर ए और डी की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो उसको क्या कहते हैं अपन, जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म, जहां पे ए तो होता है पहली टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अभी अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी टर्म बनाई जा सकती है पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस छोड़ के, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, तो यानी फर्स्ट टर्म तो देगा ही देगा, तो ए फॉर फर्स्ट टर्म और उसके बाद क्या देगा, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें मैंने आपको दे दी, ये दो चीजें मैंने आपको दे दी, अब आप एपी बना सकते हो ना, बना सकते हो ना, और एपी की कोई सी भी टर्म तक पहुंच सकते हो ना, बोलो पहुंच सकते हो। तो मैं जनरली ये बात कहता हूं, पहले कही है कई बार, ये चैप्टर के एंड बिटवीन द चैप्टर भी कही है, अभी फिर से कह रहा हूं, अगर एक एपी के आपको ए और डी जानते हो, अगर आप एक एपी के ए और डी जानते हो तो उस एपी के आप सारे राज जानते हो, उस एपी का कोई ऐसा राज नहीं है जो आपसे छुपा हुआ है, कुछ भी निकाल सकते हो। तो बस ये फिट कर लो कि ए और डी चाहिए, क्या चाहिए, ए और डी। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चंस में भी हमारा फोकस क्या होगा, भाई कुछ भी करके ए और डी आ जाए, उसके लिए चाहे लीनियर इक्वेशन बनानी पड़े, उसके लिए चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़े, कुछ भी करके क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए और डी आ गया तो उस एपी के सारे राज आपके सामने खुल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब मेरे को ए और डी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करनी है, तो देखो, जो पहली टर्म थी वो तो खुद ए ही थी, जो पहली टर्म थी वो तो खुद ए ही थी, जो दूसरी टर्म थी वो ए में डी जुड़ के मिलेगी, क्योंकि पिछली टर्म ए है, पिछली टर्म में डी जोड़ना पड़ता है ना, तो पिछली टर्म अगर ए है तो उसमें डी जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अब अगली टर्म A3 निकालने के लिए पिछली टर्म में फिर डी जोड़ूंगा, तो ए प्लस डी में एक डी और जुड़ गया, तो क्या हो गया, ए प्लस, फिर पिछली टर्म में डी जोड़ा, ए प्लस 3D, तो A4 क्या मिला, ए प्लस 3D। देन A5 क्या मिला, बोलो, पिछली टर्म में फिर एक डी जोड़ा तो ए प्लस 4D। समझ आया यहां तक? तो आपने क्या एनालाइज किया, A1 में एक भी डी नहीं था, A2 में एक डी था, A3 में 2D थे, A4 में 3D थे, A5 में 4D थे, और A तो सब में ही है, स्मॉल ए तो सभी में है, और डी कितने हैं, जिस भी सीक्वेंस पे आप खड़े हो उससे एक कम। अगर आप 5वीं पोजीशन पे खड़े हो तो आपको 4 ही डी मिलेंगे, अगर आप 7वीं पोजीशन पे खड़े हो तो आपको 6 डी मिलेंगे, साथ में ए तो सबको मिलेगा, वो मुफ्त है, वो फ्री है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखता है, वेयर ए डिनोट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, डी डिनोट्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, सो ए बिकम्स A1, a plus d becomes A2, a plus 2d becomes A3, a plus 3d becomes A4 and so on, and so on। तो इस तरीके से, अभी वैसे ये नेक्स्ट टॉपिक है, बट इसी तरीके से अगर मुझे ए एन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, ए तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस सीक्वेंस से एक कम कर दूं तो एन में से एक कम करूंगा तो n-1, इतने टाइम्स मुझे डी मिल जाएगा, इतने टाइम्स मुझे क्या मिल जाएगा, डी। इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1 पे, जो हमने ये नॉलेज सीखी अभी जनरल फॉर्म, इससे अपन एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आ जाइए। हाँ जी, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। मैंने क्या कहा था, एक एपी के ए और डी जानते हो तो फर्स्ट 4 क्या, फर्स्ट 40 टर्म्स भी निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हो,
मैं थोड़ा कह रहा हूँ निकाल, फर्स्ट 400 टर्म्स भी निकाल सकते हो, है ना, निकाल तो सकते हो ना, मतलब कुछ भी कर सकते हो उस एपी के साथ। ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा एग्जाम में, प्रैक्टिकल हो जो, है ना, ऐसा नहीं देगा कि 400 टर्म्स निकालो। ठीक है, ओके। सो कैसे निकालेंगे, हमको 4 टर्म्स निकालनी है। कैसे निकालनी है 4 टर्म्स? अब इसको थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि सर 10 20 30 40 हो गई, ऐसे नहीं, है ना। इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू आर अपियरिंग फॉर 10th बोर्ड, है ना, और मजाक नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके, सो कैसे, आपको 4 टर्म्स चाहिए, तो पहली टर्म को A1 से के नाम से जाना जाता है, दूसरी टर्म को A2 के नाम से जाना जाता है, तीसरी टर्म को A3 एंड चौथी टर्म को A4 के नाम से जाना जाता है। पहली टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू A, जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं। अब जनरल फॉर्म देखो, यहाँ पे तो सीक्वेंस फॉर्म, यहाँ पे जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म में A कहलाती है, ये जनरल फॉर्म में A प्लस D कहलाती है, ये जनरल फॉर्म में A प्लस 2D कहलाती है, ये जनरल फॉर्म में A प्लस 3D कहलाती है, राइट। अब आपके पास A और D है ना, तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड D। A क्या है 10 और A क्या है अगेन 10। देखो A तो सब में ही है, A तो सब में ही है, इसमें उसके अलावा और कुछ नहीं है। प्लस D की वैल्यू भी 10, प्लस 2D यानी 2 इंटू 10, प्लस 3D यानी कि 3 इंटू 10। सो ये तो 10 आ गया, 10 प्लस 10 20, 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30 एंड 3 इंटू 10 30 प्लस 10। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट करके आएंगे जनरल फॉर्म में लिख के। समझ आया? बोलो समझ आया? हाँ साक्षी एंड गायत्री बोलो समझ आया? चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं ना, सारे के सारे ऐसे ही होंगे। आप बताओ इसमें से किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत आए तो उसको हम देख लेते हैं, किसी भी टाइप की डिफिकल्टी हो तो बोलो। इन 5 पार्ट्स में से इफ यू फील कि किसी भी टाइप की क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी फेस कर सकते हो आप, तो प्लीज आस्क, अदरवाइज चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। बोलो साक्षी एंड गायत्री, हो जाएगा? हो जाएगा ना? डन? नेगेटिव वाला करवाऊं क्या एक? नहीं? ओके वेरी गुड। ओके, मैं भी चाहता हूं कि जो अनइम्पोर्टेंट, मतलब अनइम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, जो ऐसी चीजें जो आपको सब लोग करीब करीब सब लोग जानते हो ना। अच्छा कौन कितने से बच्चे थे जो लास्ट टाइम इस चैप्टर में नहीं थे, इसके बाद ज्वाइन किया था उन्होंने? आप श्रेष्ठ, आपने भी लेट ज्वाइन किया था? एक मिनट, आप बाद में आए थे? ठीक है, साक्षी आप भी बाद में आए थे? आप थे ही नहीं। आप यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे? अच्छा। ओके चलो विश्व। मतलब 10th बोर्ड को भी आप पे तरस आ जाए। ओके वैसे भी हम ये रिवीजन सेशन है तो इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, हम वीडियो दे भी नहीं रहे किसी को। चलो कोई बात नहीं, बता दिया तो अच्छी बात है। ओके ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे हम कि ए और डी, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट रिवर्स है कि इसमें ए और डी हमको पता लगाना है और 4 टर्म्स जो हमको उसमें पता लगानी थी वो हमको गिवन है ना। तो ऐसे नहीं कि सर ये रहा ए और 1 - 3 ये रहा डी, है ना, कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये एपी है तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस लिख देता है। क्या लिख देता है? सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसने डिक्लेयर नहीं किया है कि ये एपी है, तो फॉर दैट पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी है। और वो प्रूव कैसे करेंगे? कॉमन डिफरेंस शुड बी स्टेबल इन ईच केस, कॉमन डिफरेंस सब में सेम होना चाहिए। हालांकि इसमें एपी है तो इसमें तो आपको एपी प्रूव नहीं करना है, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को वैसे करके बताता हूं कि मान लो एपी नहीं गिवन होती, मान लो नहीं गिवन होती कि एपी है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते। ठीक है, तो लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेता हूँ। सेकंड उठा लूं? फाइन, बोलो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मुझे प्रोग्रेशन, लेट्स से कि प्रोग्रेशन गिवन है, तो इसका A1 क्या हो जाएगा ये, A2 क्या हो जाएगा ये, A3 क्या हो जाएगा ये, एंड A4 क्या हो जाएगा ये, A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है फाइन। नाउ अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आप सिंपली निकाल सकते हो कि फर्स्ट टर्म दैट इज, जिसको हम ए से डिनोट कराते हैं,
and A is exactly equal to A1. A is exactly equal to A1, that means -5 मेरा फर्स्ट टर्म क्लियर। ओके, चलो अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का अभी मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया है, याद है? कॉमन डिफरेंस दैट इज डी का एक जनरल फॉर्मूला अभी बताया गया, बोलो। an minus an-1 where n is not equal to n तो 0 के इक्वल वैसे ही नहीं होता, मुझे पता है, नेचुरल नंबर है। 1 के इक्वल नहीं करना, पहली टर्म नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि पहली से पिछली टर्म है नहीं मेरे पास। वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1 लिखना है, ना कि 0, है ना। अगर आप ये जनरल फॉर्मूला लिख के आते हो तो आपको क्लियर कट बताना है वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि जनरल फॉर्मूला की सारी बातें बताई जाती है, तभी तो उस फॉर्मूला को हम जनरल फॉर्मूला कह रहे हैं, राइट? ठीक है ना, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहां पे n की वैल्यू 1 नहीं रख सकता, तो क्या क्या रख सकता हूं? और क्या? और कुछ भी, मतलब एनी नेचुरल नंबर। बेटा क्वेश्चन में कितने नेचुरल नंबर्स गिवन है? 1 2 3 4। तो 1 को छोड़ के क्या क्या रख सकता हूं? 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। आप लोग ग्रुप नहीं देखते? यहां से ले जाओ पेपर। हाँ जी, तो देखो 2 रखते हैं पहले, तो A2 हो गया, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 - 1 करना पड़ेगा, समझ गए? एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन 3 भी रख सकता हूं मैं, तो A3 - 1। फिर n की जगह 4 भी रख सकता हूं मैं, तो A4 - 1। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 - 1 3 - 1 एंड 4 - 1 सॉल्व करके क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 2 - 1 1, ये 3 - 1 2, और ये 4 - 1 3। तो अब A2 है मेरे पास कितना? ये कितना था? कितना है दिखाई नहीं दे रहा। -1, ओके, -1, सॉरी -1, फिर माइनस, और फिर A1 कितना है? -5। ठीक है, इधर आओ। A3 कितना है? -5 माइनस, और फिर A2 कितना है? -1, नहीं A3 3 था, A3 3 है, सॉरी। A3 कितना है? 3 माइनस A2 कितना है? -5। A2 -1, ठीक है, -1। वो यहां से दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ओके, A4 देखो, A4 कितना है? 7 -3। ओके, अब मैच करो, -1 -5, यानी कि 5 - 1 will give me 4, 3 - 1 will give me 4, and 7 - 3 will give me 4. So I will write a statement here. Common difference D is same in all the cases. Common difference D is same in all the केसेस, ऑल द पॉसिबल केसेस एज पर द गिवन क्वेश्चन। क्योंकि 4 टर्म्स गिवन है तो मैं 3 तरीके से निकाल सकता था, तीनों से चेक कर लिया, है ना। सो द गिवन सीक्वेंस इज एपी। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी इन विच डी जो भी निकल के आया, डी इक्वल टू क्या निकल के आया? 4। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे अगर एपी क्लियर कट गिवन ना हो तो। और अगर गिवन हो तो आप इन 3 केसेस को करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कोई भी 2 केसेस कर सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि उसने क्लियर कट दे रखा है कि ये एपी है। ओके, और नहीं दिया हुआ हो तो जितने भी केसेस हम कर सकते हैं वो करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या क्लियर है? ठीक है, डन। अच्छा, ऐसा का ऐसा ही काम करीब करीब अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में एंड क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। उसने पूछ लिया कि कौन सा सीक्वेंस इसमें से एपी है और कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं है। तो जैसे कि 4 टर्म्स गिवन है तो 3 तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालें और चेक करें कि सेम आता है कि नहीं आता है। इसमें भी 3 तरीके से, सब में करीब करीब 3 तरीकों से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो क्विकली बताओ, बोलो ये एपी है क्या? ये जीपी है, यस जीपी है, यानी ये वो नहीं बताना, बाकी एपी तो नहीं है कुल मिला के, है ना। ठीक है, इधर बोलो ये है 5/2 क्या होता है? 2.5, तो 0.5 ऐड हो गया, 0.5 ऐड हो गया, फिर वापस 0.5 ऐड हो गया, फिर 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि फिर से
0.5 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये एपी है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब बताते जाओ जल्दी से, बोलो। -1.2, वो तो इसका आंसर तो नो था, इसका आंसर यस था ना। -1.2, -3.2, -5.2, -9. बोलो है क्या क्या हो रहा है इसमें? -2, -2, -2, देन -2, देन माइनस। सो इट इज एन एपी ऑफ कोर्स। इधर आओ, इसमें +4 हो रहा है, देन अगेन +4 हो रहा है, देन अगेन +4 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें इसमें बोलो। अच्छा अब टर्म देखो, कंफ्यूजन ये होता है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, जबकि साफ साफ बताया हुआ है कि हर एक टर्म पिछली टर्म से कॉमा से सेपरेटेड होगी। तो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमा से सेपरेशन करना है आपको, ओके ना, कॉमा से सेपरेशन करना है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो बताओ क्या डिफरेंस है? यहां से यहां आते टाइम मैंने +√2 किया, और यहां से यहां आते टाइम वापस +√2 किया, क्योंकि इसके पास एक ही √2 है, इसके पास 2 √2 है, उसके पास 3 √2 है। तो यानी √2 ऐड किया होगा तभी तो 2 √2 बने होंगे, और फिर अगेन √2 ऐड किया होगा तो ही तो 3 √2 बने होंगे। तो ये भी एपी है। अच्छा अब जब आप इसको प्रूव करोगे तो कैसे करोगे? जैसे मान लो A3 - A2 कर रहे हो, तो 3 + 2 √2 माइनस पिछली टर्म कौन सी है? 3 + √2, तो 3 - 3 तो कैंसिल आउट, और 2 √2 - √2 √2, तो कॉमन डिफरेंस √2 आएगा। चाहे ऐसे करके देखो, चाहे ऐसे करके देखो, चाहे ऐसे करके, तो सेम है, दैट मींस इट इज एन एपी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। नहीं है, देखो 0.2, 0.22, 0.222 बिल्कुल भी नहीं दिख रही कहीं से भी। जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ये कुछ अलग आ रहा है, ये कुछ अलग आ रहा है, और ये कुछ अलग आ रहा है, ओके फाइन। नेक्स्ट, इधर आइए, ये बोलो है -4, देन -4, ठीक है, ये होगी। ये बोलो, हाँ ये बोलो, है या नहीं है? इज इट एन एपी और नॉट? यस इट इज एपी, क्योंकि यहां से यहां आते टाइम +0 +0 प्लस, ठीक है ना। तो 0 फिक्स है ना, फिक्स है वो 0, बट वो फिक्स है ना। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन में सीखा था कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये बोलो 13927 है क्या? है क्या? नहीं है। 13927 HP है, ये जीपी है, ओके, ठीक है। एक आना, एक बहुत ही मैथ्स की एक बहुत ही फेमस क्विज है जिसका आंसर ये वाली सीरीज होती है, आपने अगर सुनी हो। देखो क्विज कुछ इस प्रकार से है, क्विज कुछ इस प्रकार से है कि आपको लेट से कि एक वेइंग मशीन दे दे, वेइंग मशीन मतलब तराजू, तोलने के लिए तराजू दे दे, राइट। आपको 4 बाट का यूज करना है, मतलब 4 ही वेट्स का यूज करना है, कोई से भी 4 वेट, भाई 2 किलो का, 4 किलो का, 6 किलो का, इस तरीके से 4 वेट्स को यूज करना है। जैसे एक 5 किलो का रख लिया, एक 10 किलो का रख लिया, समझ गए। और वो 4 वेट्स आपको चूज करने कुछ इस तरीके से, ताकि आप उसमें 1 से लेकर 40 किलो तक के कोई भी वेट को मेजर कर सकते हो इंटीग्रल वैल्यू में। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ऐसे नहीं कि सर 1.5 किलो मेजर करना हो, तो वो नहीं। नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं, इंटीग्रल वैल्यू में आप कोई सा भी वजन तोल सकते हो। तो आप 4 बाट कौन से चूज करोगे? तो उसका आंसर होता है 1 3 9 27। ये 4 बाट से आप कोई सा भी वजन तोल सकते हो। लेट से मुझे 1 किलो तोलना है तो 1 किलो, तो 1 किलो का बाट रख दूंगा। लेट से मुझे 2 किलो तोलना है तो 1 किलो का इधर और 3 किलो का इधर, 2 किलो तुल जाएगा। मान लो 2 किलो शक्कर देनी है, 2 किलो शक्कर देनी है, समझ गए। तो 3 किलो का बाट इधर रख के, 1 किलो का बाट इधर रख के, और 2 किलो शक्कर तोल के दे सकते हैं ना, समझ गए। अच्छा 3 किलो के लिए 3 किलो का खुद का बाट पड़ा है, 4 किलो के लिए इन दोनों का जोड़, 5 किलो के लिए 9 - 4, 6 किलो के लिए 9 - 3, 7 किलो के लिए बताओ, 7 के लिए बताओ, 9 + 1 10 - 3, 8 के लिए 9 - 1, 9 के लिए खुद का रखा हुआ है, 9 + 1 10, तो 1 से लेके 40 किलो तक के बाट आप का वेट कोई सा भी आप ऐड तोल सकते हो। तो पता है कैसे पता चला? क्योंकि इन सब का सम क्या आ रहा है? 40 आ रहा है, इन सब का सम क्या आ रहा है? अब अगली सीरीज कौन सी हो जाएगी? 1 3 9 27, और अगला टर्म कौन सा होगा इस एपी में, मतलब जीपी में, सॉरी 81। तो अगर अब मैं ये 5 बाट ले लूं तो 40 तो पहले ही था, 40 + 81 कितना होता है? 121। अब आप 1 से लेके 121 किलो तक का कोई सा भी वजन तोल सकते हो इन 5 बाट की मदद से। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाए जाओगे तो आपकी रेंज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको दूसरी साइड रखना अलाउड ना हो,
जैसे आपने को 2 किलो तोलना था तो आपने 3 किलो एक साइड रखा, 1 किलो एक साइड रखा, दूसरी साइड रखना अलाउड था। लेट से मैं आपको पाबंदी लगा दूंगी, नहीं भैया आप वेट इधर ही रख सकते हो, आपको बाकी जो सामान है वो ही दूसरी क्वांटिटी साइड रखोगे, आपको अलाउड नहीं है, तो फिर सीरीज होती है 2 वाली, 1 2 4 8 1 2 4 8 16। लेट से कि इन सबका सम करो, देखो 3 और 4 7, 8 और 7 15, 15 और 16 31 हो गया। तो अब अगर ये 5 बाट आप यूज कर लें तो 31 किलो का कोई भी वजन आप तोल सकते हैं, और आप दूसरी साइड ना रखेंगे तो भी तुल जाएगा। जैसे 1 किलो का तुल जाएगा, 2 का तुल जाएगा, 1 और 2 3 का तुल जाएगा, और 4 का खुद का है ही सही, 5 बोलो, 4 और 1 5, मतलब दूसरी साइड रखना नहीं पड़ रहा मुझे एक बार भी, इसी साइड रखने से आप तोल सकते हो। तो अगर दूसरी साइड अलाउ ना करे तो ये सीरीज, अदरवाइज ये सीरीज। ये बहुत ही फेमस क्विज है मैथ्स की, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी फेस करेंगे, अभी एंट्रेंस एग्जाम का दौर शुरू होगा आपका। ओके चलते हैं आगे। हाँ ये बताओ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एपी पे आ जाइए। हाँ A2A3A4A बोलो, है कि नहीं है? इट्स ऑफ कोर्स एन एपी, ए, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलो क्या है फिर ये, जब आप जीपी पढ़ी चुके हो तो अब आपको पूछा जाएगा कि जीपी है कि नहीं। अच्छा ये बोलो, नहीं है? है? आंसर किसे तो नहीं बोल रहा, बोलो यस और नो। है? तो इसके लिए आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि रूट 8 का पता होना चाहिए कि ये 2√2 होता है, और रूट 18 का पता होना चाहिए कि ये 3√2 होता है, और रूट 32 का पता होना चाहिए कि ये 4√2 होता है, और √2 तो √2 ही होता है। तो एक एक √2 जुड़ता जा रहा है, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32। ओके नेक्स्ट आ जाइए, ये बोलो। ये नहीं है, √3 तो √3 है। नहीं नीचे वाली नहीं, ये कह रहा हूं √6 और √3 का डिफरेंस निकालने जाएंगे तो √6 माइनस √3 लिखना पड़ेगा, यही डिफरेंस है इसका, इससे आगे सोल्व ही नहीं कर सकते भाई। इन दोनों का डिफरेंस यही बोलोगे ना, √6 माइनस √3, दैट्स इट। अब अगला डिफरेंस ऑब्वियसली ये सेम नहीं आ रहा, √9 माइनस √6 क्या होगा, √9 3 माइनस √6, तो 3 माइनस √6 एंड √6 माइनस √3 नॉट इक्वल। ओके नेक्स्ट बोलो 14th वन, ये बोलो 1 9 25, बिल्कुल नहीं है, गैप बढ़ता जा रहा है, आप चेक करो। अच्छा देखो अब ये एपी नहीं है लेकिन ये जीपी भी नहीं है, बट ये सीक्वेंस जरूर है, ये सीक्वेंस जरूर है। तो सीक्वेंस में केवल एपी और जीपी नहीं है, बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। डिटेल में हम 11th क्लास में सीखेंगे, बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं जीपी के अलावा भी। ऐसा मत सोचना कि या तो वो एपी होगी नहीं तो वो जीपी होगी, और दोनों नहीं है तो फिर वो सीक्वेंस ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एपी जीपी के अलावा भी और बहुत सारे सीक्वेंस है, जैसा उसके मुंह से निकला था एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, वो भी होता है। हाँ होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज लाइक, चलो छोड़ो फिर ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, तो इधर आओ। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब यहां तक आते आते लगता है कि नहीं है, लेकिन 73 देखो है, देखो चौबीस ही तो ऐड हो रहा है, फिर चौबीस ऐड हो रहा है, और फिर चौबीस ही तो ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा हमेशा एपी है या नहीं है, इसका डिसीजन शुरू की 2 या 3 टर्म से ना लें, एंड तक जाएं, एंड तक जाकर ही डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लेट से 1 2 3 4 5 या 6 टर्म्स दे दी, अब आपने यहां से देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आपने यहां से देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आपने यहां से भी देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और आप जल्दीबाजी में थे, आपने कह दिया है, आपने आखिरी चेक ही नहीं किया। मैं अगर इधर भी इसको फेल कर दूं, अगर मैं इस टर्म पे आके भी इसको फेल कर दूं तो भी ये एपी नहीं कहलाएगी। इवन अगर मैं आखिरी टर्म में भी जाके फेल कर दूं तो आप ऐसे नहीं कह सकते थे सर 4 टर्म्स तक तो एपी थी ना, लेकिन आखिरी में तो फेल हो गई ना, तो फेल ही होता है। समझ गए? क्लियर? ठीक है ना, हार तो हारी होती है, 1 रन से ही क्यों ना हारो। समझ गए ना? ठीक है हाँ बिल्कुल। अगर क्वेश्चन लेकिन मैं नहीं दूंगा ना, मैं नहीं दूंगा, मतलब एग्जामिनर देगा नहीं ना। अगर एपी चेक करना है तो मैक्सिमम रेंज यही है कि 5 या 6 नंबर, ठीक है ना। क्लियर है? जितने भी नंबर्स देगा हमको कुल मिला के चेक करना है सबको, क्योंकि अगर सब में पास तो ही वो एपी है, ठीक है। ओके अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट खत्म करें इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 आइए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पहले गिवन सिचुएशंस को
गिवन सिचुएशन को एक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है और फिर हमको ये चेक करना है कि वो जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, वो एपी है या नहीं है। प्रोग्रेशन तो वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एनी लिस्ट ऑफ नंबर्स इज लाइक ए प्रोग्रेशन, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख लिया तो प्रोग्रेशन तो वो है, लेकिन वो एपी वाला प्रोग्रेशन है या नहीं है ये फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस है पता है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस है, वो क्या है? सीक्वेंस। सीरीज में क्या डिफरेंस है पता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स कॉमा से सेपरेटेड नहीं होते हैं, प्लस के साइन से सेपरेटेड होते हैं। किससे सेपरेटेड होते हैं? प्लस 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 प्लस। जैसे इन्हीं के बीच में अगर मैं प्लस 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 डाल दूं तो उसको मैं कह सकता हूं कि ये एक सीरीज है, और सीरीज की वैल्यू होती है, देखो सीक्वेंस का सम होता है। अब जैसे इन सारे नंबर्स का मुझे सम करना है, तो जो सम मेरे हाथ में आएगा मैं क्या कहूंगा? इट इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है ना। लेकिन सीरीज में तो वैसे ही प्लस प्लस लगा हुआ है, तो सीरीज इज एक्चुअली ए वैल्यू, सीरीज इज ऑलरेडी ए वैल्यू। तो सीरीज में ऐसे नहीं कहते कि टर्म्स को जोड़ो, सीरीज तो ऑलरेडी सम होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। चलो आगे आओ। तो अब सिचुएशंस को रीड करके हमको देखना है कि एपी बनेगी नहीं बनेगी। पढ़ते हैं। अब ये आपके जो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रिलेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एपी में क्वेश्चन आया तो ये एपी में ही आएगा, ये लीनियर इक्वेशन में भी आ सकता है, या कोई क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का उठ के यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है ना। जैसे कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। किसी शहर में हम गए तो वहां के टैक्सी के जो रूल्स हैं टैक्सी में ट्रैवल करने के, कि पहले किलोमीटर के 15 रुपया किराया लगता है। ठीक है ना। और फिर एडिशनल जितने भी किलोमीटर चलेंगे तो 8-8 रुपया किराया लगेगा, यानी सेकंड किलोमीटर का भी किराया 8 रुपये लगेगा, थर्ड किलोमीटर का किराया भी क्या लगेगा? 8 रुपये लगेगा। तो देखो एक हिंट ले लो, जब पहली टर्म तो बिल्कुल अलग होती है, उसको भूल के आगे की जो प्रोग्रेशन है वो इक्वल अमाउंट में बढ़े या घटे तो वो एपी हमेशा होती है। ठीक है ना। बट अब यहां से पता तो चल गया कि एपी है, बट इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन में मैं प्रेजेंट करके बता देता हूं। हम क्या लिखेंगे? टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है? कितना है? ₹15 गिवन। देन टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, अब हमको गिवन तो नहीं है, हमको गिवन है क्या सेकेंड किलोमीटर का टैक्सी फेयर? ठीक है, लेकिन हमको इंफॉर्मेशन जरूर गिवन है कि 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है ना। तो सेकेंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा? एक मिनट को। द टैक्सी, देखो आप ध्यान से सुनो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चलने के बाद आपका किराया कितना हुआ, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद आपका किराया कितना हुआ, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद आपका किराया कितना हुआ। तो अगर आपको 3 किलोमीटर चलने के बाद आपका किराया कितना हुआ ये जानना है, तो आपको 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? समझ गए? तो यहाँ पे स्टेप्स थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, समझ गए? नॉट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर। भाई अगर मान लो विष्णु 1 ही किलोमीटर चल के उतर गया तो 15 रुपये देगा, लेकिन अगर वो 2 किलोमीटर या सेकंड किलोमीटर चल के उतरा तो पहले किलोमीटर के 15 भी देगा और दूसरे के भी देगा। ऐसा थोड़ा कि सर मैं तो सेकंड किलोमीटर में चला था तो मेरे से तो 8 ही लो, फर्स्ट किलोमीटर में भी तो तू ही चला होगा तभी तो सेकंड में पहुंचा होगा। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? 15 + 8 दैट मीन्स 23। और थर्ड किलोमीटर में हम क्या करेंगे बोलो? 15 + 8 + 8, 15 + 8 + 8 दैट मीन्स ₹31। ठीक है ना। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, नीचे लिख दूंगा मैं एंड सो ऑन। फिर मैं लिखूंगा हेयर द फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फॉर्म्स एन एपी, फॉर्म्स ए प्रोग्रेशन, सॉरी अभी तक क्लियर नहीं माने कि वो एपी है, फॉर्म्स ए प्रोग्रेशन एज गिवन बिलो। फिर हम इसको एक प्रोग्रेशन का रूप देंगे, कैसे? पहली टर्म 15, दूसरी टर्म 23, तीसरी टर्म 31 एंड सो ऑन। भाई एटलीस्ट 3 टर्म्स तो बनानी है, एटलीस्ट 3 टर्म्स तो बनानी है, और जिस प्रोग्रेशन में आखिरी टर्म बनाना पॉसिबल है उसमें लास्ट टर्म भी बनानी है। अब इसमें लास्ट टर्म बनाना पॉसिबल नहीं क्योंकि हमको पता नहीं कितना चलोगे आप, तो इसमें 3 टर्म्स तो बनाना पॉसिबल है। फिर अब ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है, इसके बाद का काम वही करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। हमने 3 टर्म्स बनाई है तो 2 तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, निकलेगा वही 8, बट फॉर्मेलिटी हमको करना है। ठीक है, वही a2 - a1, पहले जनरल फॉर्मूला लिखना है an - an - 1
देन A2 माइनस A1 भी 8 आएगा, A3 माइनस A2 भी 8 आएगा, फिर मैं लिख दूंगा कि कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द केसेस, सो इट इज एन AP। डन। ठीक है, अब चारों का आंसर बता दो कि किसमें AP है कि नहीं। तरीका समझ में आ गया। और भी ज्यादा डिटेल्स में फुल स्टेप्स चाहिए तो आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट करो, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी अगर चाहिए फॉर दोस्त स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम नहीं थे, अगर उनको इससे भी ज्यादा डिटेल में स्टेप्स चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों में जो गए थे, ठीक है ना। ओके, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है ना, एक सिलेंडर है उसमें वैक्यूम पंप डाल, वैक्यूम पंप समझते हो, जो एयर को खींचता है ना। तो वो जैसे मैंने उसको ऑपरेट किया, बटन दबाया उसका, तो वो उसमें जितनी भी एयर है उसकी 1/4 एयर खींच लेता है। उस समय उसमें जितनी भी एयर है उसकी कितनी एयर खींच लेता है? 1/4 एयर वो खींच लेता है। ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो जैसे एक बार मैंने पंप लगाया तो कितनी एयर बची, फिर दूसरी बार लगाया फिर कितनी बची, फिर तीसरी बार लगाया फिर कितनी बची। तो जो अमाउंट ऑफ एयर उसमें प्रेजेंट है वो AP बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये चेक करना है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में एयर कितनी थी वो अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम या तो x अज्यूम कर सकते हैं या फिर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने अज्यूम कर दिया कि स्टार्टिंग में एयर थी 10,000 मीटर सेंटीमीटर क्यूबलेट से, है ना। स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर मैंने अज्यूम कर लिया, इनिशियल अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी थी? एयर हमेशा क्यूबिक होगी, 10,000 लेट्स से सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब जैसे मैंने फर्स्ट बार पंप लगाया ना, वैक्यूम पंप लगा दिया मैंने ना, तो कितनी रिमूव हो गई बताओ? 1/4 रिमूव हो गई। तो 1/4 किसका? 1/4 जो अवेलेबल है उसका। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 10,000 कितना होता है बोलना? 2500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बची कितनी? अब ये नहीं है कि रिमूव कितनी हुई, अब बची कितनी। क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर आफ्टर द वैक्यूम पंप रिमूव्स द एयर। ओके ना, रिमेनिंग कितना बचा। ठीक है, तो बची कितनी रिमेनिंग एयर बताओ, बोलो। हाँ, नहीं पता लगा ही नहीं ना, ये अज्यूम किया है। आप 20,000 अज्यूम कर लो, कुछ भी नंबर लेके अज्यूम करना है, बट आई विल सजेस्ट नंबर ऐसा लेना जिसमें 0,0,0,0 आ रहा है। ऐसा नहीं कि सर 9,876, तो उसका 1/4 निकालना मुश्किल हो जाएगा। नंबर ऐसा अज्यूम करना जिसमें 0,0, और जितने मैक्सिमम जीरोस लोगे उतना आपको सहूलियत होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, समझ गए। आप डेसिमल में नहीं जाओगे। लेट्स से आपने अगर 100 लिया होता तो 100 का 1/4 25, बचा कितना? 75। नेक्स्ट टाइम आप इसका 1/4 करते तो डेसिमल में चले जाते। अभी आप इसका इसको माइनस करूंगा मैं तो 7500 आएगा। तो अब मैं अगेन इसका 1/4 करूंगा तो अभी वापस में डेसिमल में नहीं जाऊंगा, नहीं गया ना। तो जितने ज्यादा जीरो लोगे उतनी देर के बाद डेसिमल में जाओगे, कभी ना कभी तो जाओगे, बस जितने ज्यादा जीरो लोगे उतनी देर के बाद आप डेसिमल में जाओगे। ठीक है, और फिर भी ना समझ आए तो आप फिर एक्स लो, फिर क्या लो आप? एक्स लोगे तो फिर वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, बट उससे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। तो रिमेनिंग एयर कितनी बची? 7500। ये पंप पहली बार लगा, लेट से दूसरी बार पंप लगा दिया मैंने, तो अब 1/4 किसका निकालेगा? जो अभी अवेलेबल है। अभी अवेलेबल कितना है? 7500। इसको सॉल्व करो तो 4 1 जा 4, 35, 4 8 जा 32, 33, 30 सॉरी, 4 7 जा 28 एंड 4 5 20, इतना निकाल दिया। तो अब रिमेनिंग कितनी बची बताओ? अब रिमेनिंग कितनी बची? इसमें से इसको घटाओ, 5 2 4 5, सही है क्या? ठीक है ना, देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, सही है। तो देखो स्टार्टिंग में कितनी थी? 10,000। तो अगर मैं इसका प्रोग्रेशन बनाऊं, अगर इस सिचुएशन से मैं प्रोग्रेशन बनाऊं तो 10,000 इन द स्टार्टिंग, फिर सेकंड टर्म में कितनी बची? 7500, और थर्ड टाइम में पंप लगाने के बाद कितनी बची? अब आप इसका कॉमन डिफरेंस देखो, सेम है क्या? नहीं है ना, नहीं है। इधर तो 2500 लेस हुआ है, मतलब -2500 हुआ है, और इधर थोड़ा कम हुआ है ना, 2500 से थोड़ा सा कम हुआ है, जितना भी हुआ है ना, 2000 या 1900 के आसपास ये कम हुआ है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तीन टर्म से ही पता चल गया कि ये AP नहीं बनेगी। ठीक है, कोई डाउट? बोलो, बोलो साक्षी, कोई डाउट? नो। और अगर एक्स से करते तो कैसे करते? स्टार्टिंग में होती एक्स, फिर 1/4 रिमूव कर देते, तो x/4 रिमूव हो जाती, बचती कितनी? x - x/4, 3x/4, फिर 3x/4 पे वापस 1/4 लगाते, तो 1/4 ऑफ 3x/4 कितना होगा? 3x/16। फिर वापस बची कितनी? तो 3x/4 में से ये घटाते तो कितना हो गया? 12x में से 3x क्या? 9x/16।
तो अब आप इसकी एपी बना के देख लो, x से पहली टर्म 3x/4 दूसरी टर्म 9x/16, तो इनका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो अगेन नॉट सेम आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और नंबर ले लेंगे तो अब नंबर लेने में आपको कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगी, ऑब्वियसली नंबर से कैलकुलेट करना आसान है बजाय के अलजेब्रिक टर्म से। ठीक है, डन, ओके। तो सेकंड का आंसर है 9। थर्ड देखो, एक कुआं खोदना है, उस कुएं को खोदने के जो चार्जेस हैं वो ये है कि पहला मीटर ऑफ डिगिंग जो है उसके चार्जेस हैं आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैच कर रहा है। जैसे पहले किलोमीटर के चार्जेस थे, यहाँ पे पहले मीटर के चार्जेस कितने हैं, 150 रुपए। और जैसे जैसे कुआं खोदेंगे, अब आपने एनालाइज किया हो अगर किसी के घर में या किसी का कोई खेत वे, तो वहां पे कभी आपने कोई कुआं खुदवाया। वैसे तो अगर किसी के खेत होता है तो ऑलरेडी आप जब पैदा हुए तो कुएं खुदे खुदाए मिले होंगे आपको, है ना। आपके आंखों के सामने तो कुआं शायद खुदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल सब बोरवेल करवाते हैं, है ना, आजकल सब बोरवेल करवाते हैं। ठीक है ना, तो उसका एक रूल होता है कि जितना गहरा आप कुआं खुदवाओगे तो उतने ज्यादा चार्जेस लगेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो वैसे भी हम समझते हैं, मतलब आप अभी भी नहीं समझे। देखो ये तो आप समझ गए कि जितना आप गहरा कुआं खुदवाओगे उतने ज्यादा चार्जेस लगेंगे, कॉस्ट उतनी ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 मीटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 मीटर या 10 मीटर कुआं खुदवाया, तो 1 मीटर के चार्जेस हैं लेटर से 1000 रुपए, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 10,000 रुपए। लेकिन अगर मैंने 20 मीटर कुआं खुदवाया तो वो 1 मीटर के जो 1000 रुपए चार्जेस थे वो 1 मीटर के अब 1500 रुपए चार्जेस हो जाएंगे। तो डबल खुदवाया तो 10,000 का डबल 20,000 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, उससे भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 1500 रुपया 1 मीटर का, तो 20 मीटर कितना हो गया, 30,000 रुपये। समझ गए। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, क्योंकि फिर रिस्क बढ़ जाएगी, लेबर की रिस्क बढ़ जाएगी ना, जमीन में ज्यादा उतरना, तो उसकी फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसकी मेहनत बढ़ गई, उसकी रिस्क बढ़ गई, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा चार्जेस लेगा नहीं लेगा। समझ गए, डन। तो अब ये क्या कह रहा है देखो, पहले पहले मीटर को खोदने के 150 रुपए चार्ज है, और उसके बाद राइसेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। समझ गए, यानी कि अगर आपने एक ही मीटर कुआं खुदवाया तो आपके ₹150 पर मीटर की कॉस्ट लगेगी। इज दिस क्लियर। अगर आपने 2 मीटर कुआं खुदवाया तो आपके 200 पर मीटर की कॉस्ट लगेगी, यानी टोटल 400 रुपए लगेंगे। समझे क्या, ये कॉस्ट है पर मीटर की, ये क्या है, कॉस्ट है। समझ गए, इज दिस क्लियर। फिर अगर आपने 3 मीटर कुआं खुदवाया तो फिर आपके 250 रुपए पर मीटर की कॉस्ट लगेगी। 250 रुपए नहीं लगेंगे, पर मीटर की ये कॉस्ट हो गई। समझ गए, तो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब अगर मेरे को पता लगाना है कि ये जो कॉस्ट है आफ्टर ईच मीटर, ये एपी बना रही है कि नहीं बना रही, तो आई विल पुट 150 ईयर, देन 200 ईयर, देन 250 ईयर। ठीक है ना। तो अब ये ऑब्वियसली एपी बना रही है कि नहीं बना रही है, 50-50 ऐड हो रहा है। ठीक है, डन, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, याद रखना, इंटरेस्ट के क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज फॉर्म्स एन एपी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज फॉर्म्स ए जीपी, फिक्स है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या बनाएगा, मतलब एक हिंट है आपके लिए, डायरेक्ट ट्रिक है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो वो क्या बनाएगा, एपी बनाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो क्या बनाएगा। अच्छा, आपको ये पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, किसको पता है, नहीं पता। 10th क्लास के स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का मतलब तो पता है, ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसमें वेरी गुड, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। अब सुनो क्या, इधर देखो, लेट से ये तो है एसआई का केस और ये है सीआई का केस। लेट से आपने इनिशियल प्रिंसिपल डिपॉजिट किया बैंक में या कहीं पर भी, किसी के पास भी, लेट से 1000 रुपए, इधर भी डिपॉजिट किया और इधर भी डिपॉजिट किया, और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है दोनों का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम, मतलब पर ईयर, और यहाँ पे भी 10% पर एनम। ठीक है, ठीक है। तो अब 1 साल के बाद यहाँ पे आपकी रकम कितनी हो जाएगी, ये फर्स्ट ईयर के बाद आपकी रकम कितनी हो जाएगी, 1000 तो है ही सही, 10% और जुड़ गया, यानी 100 रुपए और जुड़ गया, ज्ञान है 1100, इधर भी उतनी हो जाएगी, इधर भी उतनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा, सेकेंड ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट वाले बैंक क्या करेगी, आपका 10% वापस उसी 1000 पे ही जोड़ेगी जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। मतलब आपको हर साल 1000 पे ही 10% मिलेगा जो शुरुआत में जमा किया था आपने, तो 10% वापस 100 रुपए जुड़ गया, वापस ये क्या हो गया, 1100 और 100,
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अब आपका अमाउंट है उस पे 10% जुड़ता है, इस पे 10% जुड़ेगा, ना कि 1000 पे। तो 1100 का 10% कितना होता है, 110 रुपया। क्या होता है, 110 रुपया। तो 1100 और 110, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिला है, ये उस 100 रुपए पे 10% का ब्याज है। तो ब्याज पे भी ब्याज मिला, समझ गए। आपने यहां से आते आते 100 रुपए कमा लिए थे, ये इंटरेस्ट था ना, इस इंटरेस्ट पे भी 10% ब्याज मिला है ना, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला, समझ गए। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। और बैंक्स में जनरली एनुअल बेसिस पे वो कंपाउंड हो जाता है, मतलब एक साल का इंटरेस्ट जुड़ता है, जितना जुड़ता है उसके बाद फिर एक साल के बाद जो भी रकम मिल गई फाइनली, अब उस रकम पे आपको अगला इंटरेस्ट मिलेगा, नॉट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के बाद आप कहो कि सर मेरा ब्याज जोड़ दो, 2-3 महीने के बाद ब्याज नहीं जुड़ेगा, ईयर एंड पे ब्याज जुड़ेगा, ईयर एंड पे फिर जो अमाउंट होगा फिर उस पर अगला ब्याज जुड़ेगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन, अब आप यहाँ देखो 1000 से 1100 आए, 100 रुपए का डिफरेंस हुआ, 1100 से 1200 आए, 100 रुपए का, तो एपी बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ तो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जुड़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं जुड़ेगा ना। देखो 1000 से 1100 में 100 रुपए जुड़े, लेकिन 1100 से 1210 में 110 रुपए जुड़े, 110 रुपए जुड़े, तो यहाँ पे जीपी बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, जीपी बनेगी। अब क्वेश्चन क्या था कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट कह दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कह दिया, तो यहाँ पे एपी नहीं बनने वाली। बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000, ठीक है। एक साल के, अच्छा 8% जोड़ना है, 8% जोड़ो जरा, 10,000 का 8% कितना होता है, 10,000 का 8%, 800 रुपए, 800 रुपए, तो 800 जुड़ के कितना हो जाएगा, हाँ 10,800 रुपए, कितना हो जाएगा, 10,800। अब 10,800 पे 8% जोड़ो, जोड़ो फटाफट, 10,800 पे 8% जब हम जोड़ेंगे तो इट विल बी लाइक 864 रुपए, यानी 864 और ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अमाउंट हो जाएगा मेरा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट हो जाएगा 864 और ऐड कर दो इसमें, तो 646, 11,664। तो अब आप देखो यहां से लेके यहां तक गैप कितना है आपका, 800 रुपीज का, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने गया ना मैं, तो यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस क्या निकला, मतलब डिफरेंस क्या निकला, 800, लेकिन यहां से यहां तक 864, क्योंकि वो 64 रुपए मुझे क्या मिला, ब्याज पे ब्याज मिला, ठीक है। इज दिस क्लियर, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर ऑल द केसेस, सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर है, तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज क्लियर है। कल से अब एक्चुअल एग्जाम मटेरियल पे आएंगे, एग्जाम मटेरियल में एक्चुअली क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।